तो कैसे आप लोगों में फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो टॉपिक जिसको डिस्कशन आज हम करने के लिए आए हैं वो आपका तराइन का युद्ध है। आज हम तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे और क्या हुआ था ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत से शुरू करेंगे। पहली बात जहां से शुरू करनी है वो ये है कि तराइन का युद्ध हुआ ही क्यों था, है ना। आपको पूरी स्टोरी मालूम होगी, पता है मुझे, लेकिन फिर से मैं आपको सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बैकग्राउंड जाननी जरूरी है कि तराइन का युद्ध हुआ ही क्यों था, है कि नहीं। कोई वजह तो रही होगी ना, तो वो वजह करते हैं। देखो, तराइन का युद्ध वैसे दो टाइम पीरियड में हुआ, एक 1191 में हुआ, 1192 में हुआ। और ये तराइन आज की डेट में करनाल में, हरियाणा के जिले करनाल है, वहां पर तराइन है। तरावड़ी भी बोलते हैं इसको तरावड़ी का युद्ध भी बोलते हैं और तराइन का युद्ध भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो यहाँ से होती है। अच्छा, टाइम पीरियड देखो, पहले बैकग्राउंड चलते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड खोजते हैं कि क्या हुआ था। देखो, बैकग्राउंड जो करते हैं वो ये है कि जो टाइम पीरियड है 1191, इस समय से पहले चलते हैं। सब पहले मतलब कुछ समय पहले जाएंगे। वो समय था आपका 8वीं शताब्दी, यहाँ तक, यहाँ इसमें आएंगे 8वीं शताब्दी। ठीक है, तो 8वीं शताब्दी मतलब मुगलों का हमारे देश पर सबसे पहले आक्रमण कब से शुरू हुए। देखो, तो मुगलों का हमारे देश में सबसे पहले आक्रमण शुरू होता है 1111 में, सॉरी 711 में मुगलों का आक्रमण। तो 711 में पहला मुगल का आक्रमण हुआ, जिसका नाम था, जो हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये आया था हमारे भारत में लूटपाट, इसी लूटपाट के इरादे से आया था, लूटपाट करके चला गया। पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि हमारे देश को सिर्फ लूटने के इरादे से आया था, लूट कर चला गया। 711 में आया था, 711 में। उसके बाद जो इसके बाद जो आया वो था आपका मोहम्मद गजनी, है ना, वो आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, ये भी मुस्लिम शासक है, ठीक है ना, ये भी आया था। अच्छा, इसको भी हमारे देश को लूटना था। इसको कहीं से पता लगा कि भारत सोने की चिड़िया है, ठीक है, तो इसको लगा चलो भाई सोने की चिड़िया को लूटते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है उसके पास। ठीक है, तो भारत में आता है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, कह सकते हैं हम किसने 17 बार अटैक किया हमारे भारत के ऊपर, 17 बार अटैक किया इसने हमारे भारत पर। और जितना भी लूट सकता था लूटने के इरादे से, ये भी लूटने के इरादे से, जितना लूट सकता था लूट कर चला गया। लूटने के इरादे से आता था, जब जब इसको लगता था ना कि यार पैसे की कमी पड़ रही है, उस समय भारत में आता था और लूटपाट करके चला जाता था। लूटपाट करके मूर्तियां तोड़कर सब चला जाता था यहाँ से, बस इतना ही करता था ये। अच्छा, यहां तक देखो, इन शासकों का कोई भी मकसद नहीं है कि भारत में वो शासन करना चाहते हैं। देखो, कोई मकसद नहीं, आते हैं लूट कर चल जाते हैं, आते हैं लूट कर चल जाते हैं। लेकिन जैसी मोहम्मद गजनवी की मृत्यु होती है 1030 में, ठीक है ना, उसके बाद इनका जो शासन था मोहम्मद गजनवी का, वो ढीला पड़ना शुरू होता है। ठीक है ना, बेसिकली अफगानिस्तान के शासक थे, इनका जो शासन था, इनका जो साम्राज्य था, वो ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेन आदमी मर चुका है, मेन आदमी की मृत्यु हो चुकी है, तो इसका जो साम्राज्य था ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। काफी सारे लोग बगावत कर देते हैं इसके शासन के, तो बगावत करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं सबके सब। ठीक है, तो जब स्वतंत्र हो जाते हैं सारे के सारे, उसके बाद क्या होता है, तो इसकी तो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दो लोग ऐसे उठते हैं इसके साम्राज्य से, ठीक है ना, वो उठते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य हो गया अब खत्म, ठीक है ना, अब इसका साम्राज्य कोई नहीं है, ठीक है, और अब हम जिसकी स्थापना कर रहे हैं वो एक दूसरा साम्राज्य रहेगा, ठीक है, जिसको गौर साम्राज्य भी बोलते हैं, क्योंकि आपका गौर एक राज्य है, अफगानिस्तान में है। उसी पर दो भाइयों ने मिलकर शासन किया, और दो भाइयों में सबसे जो जरूरी है वो आपका मोहम्मद गौरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी, ये दो भाइयों ने स्थापना करी अगले अपने साम्राज्य की। इनकी मृत्यु के बाद ही, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद ही, गौर साम्राज्य की स्थापना कर दी मोहम्मद गौरी और उसके बड़े भाई ने। तो जो बड़ा भाई था वो शासन करना चाहता था, उस साम्राज्य पर शासन करना चाहता था, लेकिन जो छोटा भाई था वो साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था साम्राज्य को। ठीक है, तो बड़े भाई को बोला कि भाई तू शासन संभाल, किसका? गौर साम्राज्य का, और मैं इस साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो ये अपना हक मानता था कि भाई अफगानिस्तान से लेकर पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है और भारत है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का अंडर होना चाहिए। ये मानता था कि हमारा अधिकार है कि पूरा पूरा जो भारत और पाकिस्तान है वो हमारे अंडर होना चाहिए। तो गौर साम्राज्य से उठा मोहम्मद गौरी, ठीक है, और यहाँ पर किसको लूटने के इरादे से नहीं आया, ये साम्राज्य विस्तार करने, विस्तारवाद की नीति थी, है ना, विस्तारवाद की नीति थी इसकी। तो विस्तारवाद करने के लिए आता है, भारत में एंट्री करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बड़े अभियान करे भारत में, तो सफल नहीं हुआ, लेकिन एक अभियान इसका हुआ जो कि इसका 1175 में हुआ, जिसमें किसने मुल्तान को जीता। मुल्तान एक राज्य था, ठीक है ना, लाहौर और उसका पाकिस्तान का, तो वहां पर इसने मुल्तान राज्य को जीता। ठीक है, उसके बाद इसने और काम किया, जैसे कि इसने 1186 में, ठीक है, लाहौर पर आधिपत्य जमा लिया। लाहौर का राजा का नाम था मलिक खुसरो,
मलिक खुसरो, उसको हरा दिया इसने, ठीक है। और 1186 में जैसे इसने हराया लाहौर के राजा को, उसी समय इसके लिए दरवाजे खुल गए भारत में एंट्री करने के लिए, क्योंकि लाहौर से भारत में एंट्री की जा सकती है कि नहीं। तो कुछ समय बाद इनका मन हुआ कि चलो भारत में और अंदर तक जाते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, यहाँ पर अभी आएंगे उनका नाम आएगा, उन सबके बारे में सुना होता, दिल्ली के शासक के बारे में बड़ा सुना होता, उन्होंने बहुत सारे राज्यों के बारे में सुना था, ठीक है। और जब वो आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब पाकिस्तान से आते हैं तो उनको बीच में एक किला मिलता है, इसका नाम है भटिंडा का किला। बस यही एक फसाद की जड़, भटिंडा का किला यही है। यहीं से पूरा वॉर शुरू हो जाता है आपके तराइन का युद्ध का। जैसे ही मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता है, बढ़ते 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 वो क्या करता है, जो उसको रास्ते में भटिंडा किला दिखता है, ठीक है ना। और वो भटिंडा किला जो था वो पहरेदारी के लिए रखा हुआ था, बनाया हुआ था, पहरेदारी करने के लिए बनाया हुआ था। किसने बनाया था पहरेदारी करने के लिए? इसको बनाया हुआ था पृथ्वीराज चौहान ने। ये है, तो यहां से शुरू होता पूरा का पूरा इनका वॉर। मोहम्मद गौरी आकर भटिंडा किले पर कब्जा कर लेता है, वहां के जो सेनापति होते हैं उनको मार पीट कर भगा देता है और भटिंडा किले पर कब्जा कर लेता है। यही बात फिर जाकर वो पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना लेकर निकलता है, किसके साथ युद्ध करने के लिए? मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने के लिए। बस यहीं से शुरू हो जाती है पूरी की पूरी बात। और पहला युद्ध होता है आपका 1191 का तराइन का युद्ध। किसका? तराइन का युद्ध, ठीक है। दो लोगों के बीच में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। अच्छा, जिस समय ये युद्ध लड़ा गया ना, उस समय मोहम्मद गौरी के पास खुद की सेना कम से कम 1-1.5 लाख की सेना थी, खुद की कम से कम इतनी थी उसके पास, 1.5 लाख तक की सेना थी उसके पास। घुड़सवार थे, जिसमें पैदल सेना थी उसमें, ठीक है, उसमें हाथी थे, ये सब थे। फिर जो पृथ्वीराज चौहान था वो काफी सारे और भी राज्यों को साथ लेकर चलता था, मतलब और सारे राज्यों को साथ लेकर युद्ध में आया था, ठीक है। तो उसकी टोटल की जो आर्मी हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान की टोटल आर्मी जो उसकी हो गई थी, वो करीब करीब 2 लाख से ज्यादा की हो गई थी, 2 लाख से ज्यादा की, ठीक है, ये हो गई थी। और जो मोहम्मद गौरी आया था जो भारत में सेना लेकर, वो उसकी सेना कम से कम सिर्फ 1 लाख थी, 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, 1 लाख यहां तक थी। तो देखो, मोहम्मद गौरी की सेना 1 लाख है और पृथ्वीराज चौहान की सेना 2 लाख से ज्यादा की है। अब इनके बीच में वॉर होगा। कौन सा ये वॉर होगा? 1191 का तराइन का पहला युद्ध होगा, पहला युद्ध होगा इनके बीच में, ठीक है। पहला युद्ध होगा इनके बीच में, तराइन में होगा, ठीक है। तो युद्ध के लिए इनकी स्ट्रेटेजी भी देखनी पड़ेगी कि इन्होंने कैसे कैसे सेना लगाई। हाँ बिल्कुल देखेंगे भाई, चलो देखते हैं इनकी सेनाएं, देखते हैं इन्होंने सेना कैसे लगाई 1191 के वॉर में। चलो, तो देखो भाई, सबसे पहले मोहम्मद गौरी की सेना में क्या था? पृथ्वीराज चौहान की सेना में तो मैंने आपको बता दिया, घुड़सवार थे, ठीक है, और हाथी थे, और धुरंधर थे, तीरंदाज थे, ठीक है, वो सब थे। लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना में क्या था? मोहम्मद गौरी की सेना में 2 चीज थी सिर्फ, एक तो घुड़सवार थे और ऊंट थे। ऊंट भी थे, क्योंकि अफगानिस्तान में ऊंट ज्यादा बड़ी संख्या में है। तो ये भाई साहब मोहम्मद गौरी युद्ध करने के लिए ऊंटों को लेकर आया था भारत में, ठीक है। तो ऊंट लेके आया था ये। तो इसके जो थी, जो से जैसे इसकी सेना खड़ी थी, वो दिखा देता हूं मैं, ऐसे खड़ी थी इसकी सेना, ठीक है। यहां पर ये है ऐसे, ये है यहां पर भी। अच्छा, ये मैं क्रॉस के जो डब्बे लगा रहा हूँ ना, ये घुड़सवार है, ठीक है, और सामने भी घुड़सवारी खड़े थे। मतलब सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में घुड़सवारी लाया था, ऊंट भी लाया था, बस ऊंट सबसे पीछे खड़े थे, सबसे पीछे ऊंट खड़े थे, ठीक है। और इस वाले हिस्से पर, मध्य के हिस्से पर खुद कौन था? मोहम्मद गौरी था, इस हिस्से पर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की सेना देखो जरा। पृथ्वीराज चौहान की सेना देखो सबसे पहले, ये देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये डब्बे में मैंने सब दिखा रहा हूँ जो ये है गज। गज का मतलब हाथी। किसकी सेना थी? हाथियों की। सबसे पहले ये पृथ्वीराज चौहान की सेना आ रही है, ये मोहम्मद गौरी की सेना, ये गज से शुरू हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की सेना। लाइन लगा देता हूँ लोग, ठीक है। तो ये है पृथ्वीराज चौहान की सेना, ये है आपकी मोहम्मद गौरी की सेना। ये गज हाथी सबसे पहले आगे, हाथी लगे हुए थे, तो ये है पृथ्वीराज चौहान की सेना। अच्छा देखो, सबसे आगे गज हाथी लगा रखे हैं सबसे आगे, ठीक है। उसके बाद ये रथ लगे हुए, रथों पर बैठे हुए हैं सब लोग, ये रथ पर जो झंडा लगा हुआ जिसके ऊपर, ये रथ है आगे, ठीक है। रथ के साथ घुड़सवार भी पीछे लगे हुए हैं, देखो ये घुड़सवार है, सारे घुड़सवार लगे हुए हैं पीछे पीछे, ठीक है। ये घुड़सवार जिनको प्रोटेक्शन देंगे, पीछे से घुड़सवार लगे हुए। और यहाँ पर भी देखो एक रथ है, यहाँ पर इस वाले हिस्से पर खुद पृथ्वीराज चौहान था, इस वाले हिस्से पर, ठीक है। तो इस वाले हिस्से पर पृथ्वीराज चौहान था। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपके घुड़सवार हैं, ये पीछे खड़े हुए हैं घुड़सवार सारे के सारे, है ना, प्रोटेक्शन देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को। और बिल्कुल पीछे, बिल्कुल एंड में खड़ी थी पृथ्वीराज चौहान की पैदल सेना। देखो पैदल सेना कहां पर आ रही है? पृथ्वीराज चौहान की। इनकी स्ट्रैटेजी देखो और इन पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है। तो इनके बीच में वॉर होता है। तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या थी? पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पूरी सेना के साथ, पूरी सेना को बोला कि जाओ
इनके दाहिने और बाहिने हाथ पर अटैक कर दो, ये दोनों बाजुओं पर अटैक करो। तो यहां से भी सेना ने अटैक किया, ठीक है, यहां से भी सेना ने अटैक किया, हाथियों से भी अटैक, ये देखो हाथी ने इनसे अटैक करवाया, पूरे दोनों हाथों पर अटैक करवाया, जो दोनों साइड से थे, यहाँ पर दोनों साइड से अटैक करवाया, ठीक है, फिर सामने अटैक करवाया हाथियों से। अब आप बताओ भाई, जब हाथी आएंगे मारने के लिए, ठीक है ना, क्या मोहम्मद गौरी की सेना टिक पाएगी ना हाथियों के सामने? नहीं टिक पाएगी, क्योंकि हाथी जब तक ये लोग मारेंगे तब तक हाथी उनके अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल के मार ही देगा, है ना। तो पहले हाथियों ने बढ़त बढ़ाई आगे जाने के लिए, ठीक है, बढ़त बढ़ाई, तो फिर बाकी के जो दोनों लेफ्ट राइट के जो सैनिक थे उन सबको बोला कि दोनों हाथी, इनके दोनों हाथों पर क्या करो, अटैक करो, यहां से भी, ठीक है, यहां से भी अटैक करो, वहां से भी अटैक करो, तो यहां से भी अटैक कराया। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना लेकर आगे बढ़ा, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की सेना बहुत मार खा गई, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना तो बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन मोहम्मद गौरी की सेना को पीछे हटना पड़ा, और मजबूरन मोहम्मद गौरी की सेना को यहां से भागना पड़ा। जब पृथ्वीराज चौहान देख रहा था कि मोहम्मद गौरी की सेना भाग रही है, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनका पीछा करवाया, लेकिन अपनी सेना को सिर्फ इतना बोला कि जाओ, इसका पीछा तब तक करना मोहम्मद गौरी का जब तक कि हमारे देश से बाहर ना निकल जाए, मतलब लाहौर से जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक इसका पीछा करना, ठीक है, जैसे ही भाग जाए वापिस आ जाना, मार के नहीं आना। तो उस दिन पृथ्वीराज चौहान के पास ये मौका था कि वो मोहम्मद गौरी जब भाग रहा था पीछे, उसको मार सकता था, पकड़ के मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसको सिर्फ अपने देश से खदेड़वाया कि जाओ इसको बाहर भगा के आओ, इतना किया और कुछ नहीं किया। अगर उस दिन शायद मोहम्मद गौरी मर जाता तो कभी भी इतिहास में मुगलों का इतिहास नहीं लिखा जाता, बिल्कुल क्लियर है, मुगलों का इतिहास नहीं लिखा जाता। जैसे ही मोहम्मद गौरी यहां से 1191 में भागता है, उसके बाद उसको बड़ी ही बहुत ज्यादा दिल पर यह बात लगती है कि मुझे कैसे एक दूसरे देश से भाग के आना पड़ा, कैसे हिंदू शासकों की वजह से मुझे भागना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी की सेना भाग गई, और फिर ये पूरी की पूरी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी अपने फिर से वापस कहाँ गया, अफगानिस्तान गया, गौर साम्राज्य गया, और जाकर उसने अपनी सेना के अंदर जो गड़बड़ियां थी, जो कमियां थी, उनको शुरू से शुरू किया सुधारने के लिए। सबसे पहले उसने ये काम किया कि जो लोग युद्ध करने के लिए योग्य नहीं थे, जो बहुत ज्यादा एल्डर हो गए थे, ठीक है, उन सबको बाहर निकाल दिया, और 1,20,000 सैनिक जो कवच युक्त थे, जो पूरे प्रोटेक्शन युक्त थे, उन सबको भर्ती किया, कवच देकर, बंदूक देकर, नए नए हथियार देकर उन सबको भर्ती किया। 1,20,000 सैनिकों को उसने नई भर्ती करी थी मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान जाकर। 1 साल तक पूरा प्लान बनाया, अपनी सेना को मजबूत किया, अपने ऊपर काम किया कि मेरी क्या कमियां थी, मेरी सेना की क्या कमी थी, पूरा एक काम किया, ये सब कुछ किया। अच्छा, जिस समय मोहम्मद गौरी यहां से भागा, है ना, 1191 में, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बात देखो भाई, मोहम्मद गौरी जब यहां से भागा तो उसी समय पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था, जो जिसका नाम था जयचंद्र, वो सपोर्ट करता था वैसे तो पृथ्वीराज चौहान को हर युद्ध में, यहां पर भी किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, यहां पर उसका भाई जयचंद्र भी था, ठीक है ना, जयचंद्र, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान, ये दो राजा है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान राजा है कहाँ का, आपके राजस्थान का, ठीक है, और दिल्ली का, ठीक है। जयचंद्र राजा है कन्नौज का, भाई है पृथ्वीराज चौहान की मौसी का बेटा जयचंद्र, ठीक है, तो ये था, ये दोनों भाई भाई थे। जयचंद्र को पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल पसंद नहीं था, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जयचंद्र ये सोचता था कि जिस कुर्सी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा, दिल्ली कुर्सी पर, उस पर अधिकार या हक मेरा था, और जिस पर बैठा आज कौन है, पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद्र उसको कभी पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो जयचंद्र ने इसके साथ काफी सारी ऐसी दुविधाएं इसके सामने खड़ी भी करी थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान के सामने बहुत बार इसकी बेइज्जती भी करवाई थी। जैसे एक बार इसने, जयचंद्र ने एक राजा के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के घर पर रिश्ता भिजवाया, शादी का प्रपोजल भिजवाया, ठीक है। तो राजा पृथ्वीराज चौहान के घर पर पहुंचा रिश्ते के लिए, पृथ्वीराज चौहान ने हाँ कर दी, उस राजा ने भी हाँ कर दी। एंड टाइम पर जैसे ही पूरी तैयारी हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान जैसे ही घर से निकल रहा था शादी करने के लिए, उसी समय उस राजा ने रिश्ता तोड़ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की पूरी बेइज्जती हुई, पूरे देश में बेइज्जती हुई, रिश्ता तोड़ दिया था। और ये रिश्ता तो उनको करना ही नहीं था, ये तो बस जयचंद्र ने उस राजा को बोला था जानबूझकर कि तू अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाइयो, और जब वो हाँ कर दे तो बाद में उसको क्या कर दियो, ना कर दियो, कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करनी नहीं, ये बोलकर ना कर दियो। यही हुआ, पृथ्वीराज चौहान को यही बोलकर उसने ना कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को बहुत बात दिल पर लगी कि कैसे उसकी बेइज्जती कर दी एक राजा ने। फिर पृथ्वीराज चौहान खड़ा हुआ अपने जीजा के साथ, ठीक है ना, जिसके साथ उसकी बहन की शादी हुई थी, वो था चित्तौड़गढ़ का राजा समर सिंह,
अच्छा, समर सिंह ने बड़ा सपोर्ट किया इनको, बहुत ज्यादा, पृथ्वीराज चौहान को। समर सिंह को लेकर खड़ा हुआ पृथ्वीराज चौहान, और दोनों राजा गए, समर सिंह भी गया, पृथ्वीराज चौहान भी गया, और उसी राजा के पास गए जिन्होंने शादी करने से इनकार किया था, उसको सबक सिखाने के लिए अपनी अपनी सेना लेकर निकले थे, और जाकर उसको मतलब मार पीट कर आए, उसको सबक सिखा कर आए। जैसे ही रास्ते में वो आ रहे थे, 7 करोड़ रुपए जमीन में दबे हुए मिले थे, उसमें से फिर 7 करोड़ जब मिले तो आधे आधे हाफ हाफ बांट लिए थे समर सिंह ने और पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो ये हुआ सबक सिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह दोनों गए थे उस राजा को सबक सिखाने के लिए। तो ये तो हुआ, चलो जब यहाँ से मोहम्मद गोरी भागा उसके बाद क्या हुआ, ये बाद की राजनीति है, ठीक है। और एक चीज और हुई उसी के बाद इस प्रकरण के बाद एक चीज हो रही, वो हुई जयचंद्र ने अपनी बेटी का स्वयंवर रच दिया था, जयचंद्र की बेटी का स्वयंवर, ठीक है। इसी में सब कुछ दबा हुआ है, इसी कहानी में सब कुछ है, ठीक है ना। जयचंद्र की बेटी का स्वयंवर। अच्छा, स्वयंवर का मतलब है कि जहां पर लड़की अपने पति को खुद चुन सकती है, वो रख दिया। जयचंद्र की बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता नाम था उसका। अच्छा, जब संयोगिता का उसने स्वयंवर रचा तो संयोगिता ने बोला भी पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से शादी करूंगी, क्योंकि संयोगिता मन ही मन प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से, और ये बात पृथ्वीराज चौहान को भी पता थी। और ये बात जयचंद्र को जब पता लगी तो उसने उसको स्वयंवर रचने की तैयारी कर दी। जब स्वयंवर रचा गया तो उसी समय, स्वयंवर का एक नियम होता है कि उस राज्य में जितने भी, पूरे देश में जितने भी राजा होते हैं सबको बुलाया जाता है, स्वयंवर के अंदर सबको बुलाया जाता है। जयचंद्र ने 2 राजाओं को नहीं बुलाया, ना तो समर सिंह को बुलाया ना पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह की बेइज्जती करने के लिए दोनों को नहीं बुलाया, और ज्यादा बेइज्जती करने के लिए आपके जयचंद्र ने अपने घर का, मतलब जो उनका घर था, जो महल था, उसके दरबान के रूप में 2 मूर्तियां बनाकर खड़ी कर दी, और दोनों मूर्तियां थी पृथ्वीराज चौहान की और समर सिंह की। ये बात जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता लगी, पृथ्वीराज चौहान उबल उठा, बहुत गुस्से में आया, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने संदेशा पहुंचाया समर सिंह के पास, समर सिंह रेडी हो जा, हम जयचंद्र के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं अब। तो समर सिंह भी रेडी हो गया, चलो चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान और समर सिंह निकले अटैक करने के लिए जयचंद्र के ऊपर, और पूरी सेना लेकर, अपनी पूरी सेना लेकर तैयार कर चले आए। अब जैसे ही वो कन्नौज पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा चालाक आदमी थे, उन्होंने बोला काम करते हैं, हम सेना पीछे लगा देते हैं, मतलब महल है ना जयचंद्र का, उससे बहुत पीछे खड़ी कर दी थी अपनी सेना, और खुद एक बहरूपिया का मतलब शॉल शूल उड़कर बहरूपे का रूप लेकर सभा में एंट्री कर ली, स्वयंवर में एंट्री कर ली। तो स्वयंवर में जब वो देख रहे थे कि हो चल क्या रहा है स्वयंवर में, तो उसी समय क्या हुआ, संयोगिता उठती है स्वयंवर के लिए, और सब जो राजा यहाँ पर बैठे थे साइडों में, उन सबको नकार कर संयोगिता, जो पुतला लगा रखा था दरबान के रूप में जयचंद्र ने, है ना, अपने दुश्मनों का, किसका, पृथ्वीराज चौहान का और समर सिंह का, जाकर संयोगिता अपने उसके दुश्मन के गले में हार डाल देती है, यानी पृथ्वीराज चौहान के गले में जाकर हार डाल देती है, माला डाल देती है उस पुतले के ऊपर। अब संयोगिता को ये बात नहीं पता पृथ्वीराज चौहान उसी सभा के अंदर मौजूद है। तो जैसे पृथ्वीराज चौहान को ये दिखा, पृथ्वीराज चौहान उठा और संयोगिता को वहां से लेकर भाग गया अपन समर सिंह के साथ, ठीक है। तो ये हुआ। अब जैसे ही हो तो जयचंद्र की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, सब राजाओं ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ, है ना, कैसे पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को उठाकर लेकर चला गया, ठीक है। तो सबने देखा, तो जयचंद्र को आया गुस्सा, भाई उसको भी मतलब बहुत गलत बात है ना, किसी की बेटी को उसके घर से उठाकर लेके जाना, पृथ्वीराज चौहान ने बहुत गलत काम किया ये, ठीक है। तो पहुंचते हैं फिर, तो लेकर चले गए फिर संयोगिता को भी, फिर ठीक है। उसके बाद जयचंद्र ने कसम खा ली कि पृथ्वीराज चौहान को पूरा नाश कर दूंगा, पूरे साम्राज्य को विनाश कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए उसने सोचा भी मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर दूं, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका यूज कर मैं पृथ्वीराज चौहान को खत्म करूंगा, ठीक है। तो उस शक्ति का पता लगाने के लिए जयचंद्र सोच रहा था, थोड़े दिन तक वो सोचता गया, विचार कर रहा था, तो उसी समय उसके दिमाग में आंसर आ गया, वो था आपका साक्षात मोहम्मद गोरी, है ना, साक्षात मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो जाकर हाथ मिला लेता है, कौन, मोहम्मद गोरी के साथ कौन हाथ मिला लेता है, जयचंद्र हाथ मिला लेता है। जयचंद्र रखता है शर्त मोहम्मद गोरी के पास, देखो सर मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है मुझे दिल्ली चाहिए, और पृथ्वीराज चौहान को आप मारो चाहे कुछ करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ अगर आपको मेरी इसमें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। तो मोहम्मद गोरी के पास जब पहुंचा, मोहम्मद गोरी ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि ठीक है मैं रेडी हूं आपके दुश्मन को सबक सिखाने के लिए, लेकिन आपको मेरी इसमें एक हेल्प करनी पड़ेगी। तो जयचंद्र ने पूछा बताओ क्या हेल्प करनी है। तो मोहम्मद गोरी ने बोला जब भी मुझे अगर सेना की जरूरत पड़ी या कोई पैसे की जरूरत पड़ी युद्ध के समय, तो उस समय आप हमारी सहायता करोगे। तो जयचंद्र ने बोला बिल्कुल सर, हम आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे, आप आइए तो सही, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध तो करिए दूसरा। उसने बोला बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद गोरी तो आपको पता ही था 1191 में जब भागा था, तो 1191 से लेकर 1 साल तक 1192 तक पूरा का पूरा उसने क्या किया,
अपने आप पर समय दिया, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, अपनी कमियों को सुधारा 1192 तक। उसी समय फिर जब मोहम्मद गोरी को ये हुआ कि अब मैं पूरा मतलब पूरा फिट हो गया हूँ युद्ध करने के लिए, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रही, तो 1192 में भाई साहब दोबारा आता है मोहम्मद गोरी यहाँ पर अटैक करने के लिए। मोहम्मद गोरी दोबारा आता है अटैक करने के लिए, किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है। और इस समय पृथ्वीराज चौहान फिर से खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए, उसको लगा कोई बात नहीं भाई, हम रेडी है, कोई बात नहीं। तो मोहम्मद गोरी वहीं गया जहां से भागा था, जहां से इसकी बेइज्जती करके इसको भगाया गया था। कहां पर? वहीं पर गया, क्या नाम है? तराइन का युद्ध, तरावड़ी, वहीं पर पहुंचा ये। और जाकर इसने सबसे पहले 3-4 घंटे पहले पहुंच गया था भाई साहब, ठीक है। तो वहां पर पहुंचा तो पहले इसने तराइन का पूरा परीक्षण किया कि कहां पर क्या क्या है ना, क्या कहां से क्या किया जा सकता है, कहां से क्या नहीं, पूरा ग्राउंड को एक बार देखा, ठीक है। तो देखने के बाद वहां पर उसने अपने टेंट उंट लगा लिए, चलो ठीक है, लगा लिए। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को संदेशा भेजा कि आ जाओ पृथ्वीराज चौहान, हम आगे आपसे युद्ध करने के लिए, आप भी आ जाओ। तो पृथ्वीराज चौहान भी भाई पीछे क्यों हटेगा, है ना, क्षत्रिय को तो धर्म ही युद्ध करना। तो पृथ्वीराज चौहान भी पहुंचा, चलो ठीक है भाई मैं आता हूं, ठीक है। पहुंचता है पृथ्वीराज चौहान, बहुत कम सेना थी उसके पास। पृथ्वीराज चौहान ने इस समय जब मोहम्मद गोरी ने उसको संदेशा भेजा, तो पृथ्वीराज चौहान ने सेम वही काम किया जैसे उसने 1191 में किया था। उसने भाई साहब ने सब राजाओं को इकट्ठा किया और बोला कि चलो मेरे साथ युद्ध में मेरी सहायता करो, क्योंकि बाहरी आदमी आ चुका है जो कि हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है, और हमें मिलकर इस बाहरी आदमी को यहाँ से भगाना है। लेकिन उन राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की कोई हेल्प नहीं करी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, जयचंद्र की वजह से, क्योंकि उन राजाओं ने ये देख लिया था इसका खुद का जो सब सगा भाई है, मतलब मौसी का भाई है, वही इसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो हम क्यों करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान से सब राजा तो खफा भी थे, वो नाराज रहते थे, क्योंकि इस समय, जिस समय की बात कर रहा हूं ना, उस समय जितने भी राजा थे, चंद या तो आपके राजपूत राजा थे या जितने भी हिंदू राजा थे, वो सब एक दूसरे से जलते थे, उनमें कोई एकता नहीं थी, सब एक दूसरे से जलते थे। तो इसी वजह से उन्होंने 1192 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बिल्कुल मदद नहीं करी। और पृथ्वीराज चौहान अपनी जितनी भी सेना थी उसके पास, एक 1-1.5 लाख की सेना और कुछ सेना समर सिंह की थी, समर सिंह को बुला लिया, अपने जीजा जी को बुला लिया, वहां से दोनों गए अटैक करने के लिए 1192 में, ठीक है। मोहम्मद गोरी के पास गए तराइन के युद्ध में। अब तराइन के युद्ध में जैसे वो पहुंचते हैं, तो तराइन के युद्ध में जैसे वो पहुंचते हैं, तो मोहम्मद गोरी ने पूरी पहले जांच कर ली थी तराइन की, कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं, सब कुछ जांच कर लिया था, अपनी पूरी सेना का एक रोड मैप बना लिया था कि मुझे अब सेना कहां कहां लगानी है, क्या क्या मेरी गलतियां थी जो अब मुझे नहीं करनी है, वो सब कुछ उसने पहले ही कर लिया था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान, समर सिंह वहां पर अपनी सेना लेकर पहुंचते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान एक संदेशा भिजवाता है मोहम्मद गोरी के पास। तो लिखकर भेजता मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो मोहम्मद गोरी, और तुम्हारे कब्जे में जितने भी मेरे किले हैं, है ना, उन सबको रिहा कर दो, उन सबको छोड़ दो, ठीक है। ये संदेश भेजा किसके पास? मोहम्मद गोरी के पास, पृथ्वीराज चौहान ने। तो मोहम्मद गोरी ने चाल खेल दिया। मोहम्मद गोरी ने अपना एक संदेश लिखकर भेजा। उसने बोला ठीक है, मैं शांति समझौते के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं आपसे शांति समझौता करूं। ये अधिकार मेरे बड़े भाई के पास है, जो कि कहां? अफगानिस्तान में बैठा है, गौर साम्राज्य में बैठा है। तो उसके लिए मुझे ये पूरा का पूरा जो आपने मुझे लिखकर भेजा तार, ये मुझे अपने भाई के पास डिलीवर करना पड़ेगा, ये संदेशा उसके पास भेजना पड़ेगा। हाँ, जब वहां से अप्रूवल आ जाएगा, जब वो हाँ कर देंगे, तो मैं आपसे शांति समझौता करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो इस पूरे समय में 2-3 दिन का समय लगेगा, तो कृपया हम 2-3 दिनों बाद युद्ध को शुरू करेंगे, अभी युद्ध नहीं करेंगे, 2-3 दिन बाद युद्ध रुक के शुरू करेंगे युद्ध, ये बोला मोहम्मद गोरी ने। और पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में ये बात घुसी नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बात, ये जो उसकी चाल थी उसको मान लिया, और पृथ्वीराज चौहान ये बात मानकर बैठ गया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद गोरी की चाल तो कोई और ही थी। अब जैसी रात हुई, उसी समय पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना के साथ सोया हुआ था। उसी रात के समय में मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अटैक कर दिया, पूरी सेना पर अटैक किया 1192 में तराइन के युद्ध में। और जैसे अटैक किया, वो सो रहे थे, कोई खाना खुना खा रहा था, कोई भाई साहब कोई शौचालय में गए हुए थे, है ना, सब कोई ऐसे मतलब इधर उधर सारे बिखरे हुए थे, तितर बितर थे पृथ्वीराज चौहान की सेना। अब जिस समय मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, उस समय पृथ्वीराज चौहान की सेना की कोई बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बिल्कुल वो सो रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई शौचालय में गया हुआ था, कोई तैयारी नहीं थी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अटैक किया मोहम्मद गोरी ने, और यही मौका था। मोहम्मद गोरी सोच रहा था कि अब ये मौका निकल गया ना, तो मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं पाऊंगा, अभी मौका, अभी अटैक करना चाहिए। तो मोहम्मद गोरी ने अटैक किया रात के समय में, किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर अटैक किया। और तो जब सेना उठ खड़ी, तो कोई भी सेना घोड़े पर थोड़ी थी, तो क्या वो काफी देर तक जब वो उठ खड़े हुए, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गोरी के मतलब सैनिकों के पीछे भागती रही, हथियार लेकर उन्हें मारने के लिए। और मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना को घंटों से 3-4 घंटे अपनी घोड़ों के पीछे दौड़ाते रहे।
पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो हथियार लेकर उनके सैनिकों को मारने के लिए भाग रहे हैं, और जो घोड़े पर बैठे थे आपके मोहम्मद गोरी के सैनिक, वो उनको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे थे। 3-4 घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा, जिससे कि पूरी की पूरी सेना थक गई पृथ्वीराज चौहान की और चुपचाप बैठ गई। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान ने सबको मोटिवेट किया, खड़ा किया, और फिर वो सब युद्ध के लिए रेडी हुआ। वो भी फिर अपने घोड़ों पर बैठे, ठीक है, अपने हथियार ले लिए हाथों में, तब जाकर ये अटैक हुआ। उसके बाद जब जब ये पूरा युद्ध छिड़ा, उसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था आपके मोहम्मद गोरी की सेना ने, जिसकी वजह से सुबह होते 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 दोपहर तक ये नतीजा आ गया था कि 1192 का जो युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार चुके हैं क्योंकि सैनिक थक चुके थे बेचारे, एकदम से अटैक हुआ है ना, उनको कुछ पता भी नहीं था, मालूम नहीं था, तैयारियां भी नहीं थी, कोई हथियार लेकर भी नहीं सो रहा था, ठीक है, सोते हुए अटैक किया था, एकदम से आकर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उनको थोड़ा सा अपने तैयारी करने में थोड़ा समय चाहिए था, जो कि मोहम्मद गोरी की सेना ने बिल्कुल समय नहीं दिया, क्योंकि मोहम्मद गोरी जानता था कि आज अगर मैंने इसको समय दे दिया तो कल को मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, अगर अब मुझे जीतना तो अभी अटैक करना पड़ेगा रात को, तो रात को उन्होंने अटैक कर दिया, तो संभलने का मौका नहीं मिला पृथ्वीराज चौहान की सेना को, जिसकी वजह से फिर उसके सैनिक थे जो हथियार लेकर उनके घोड़ों के पीछे भागते रहे, और 3-4 घंटे तक ऐसे ही भागते रहे, उनको भगाया गया, थकाया गया, ताकि वो थक कर बैठ जाए और फिर उन पर अटैक किया जाए। जैसे ही पूरे सैनिक थक कर बैठ गए तो मोहम्मद गोरी की सेना घोड़ों से नीचे उतरती है और उनके ऊपर अटैक करती है और बहुत सारी सेना का खात्मा कर देती है पृथ्वीराज चौहान की सेना को। और सुबह होते होते तो पता ही आपको मैंने बता ही दिया कि पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई थी और मोहम्मद गोरी की सेना इस युद्ध में जीत गई। समर सिंह इस युद्ध में मारा गया, उनके जीजा जी इस युद्ध में मारे गए, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर कहाँ ले गया, अफगानिस्तान ले गया, अपने गौर साम्राज्य में ले गया, और वहां पर जाकर इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या करी थी? पृथ्वीराज चौहान को वहीं जाकर उसने मारा था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा तराइन का युद्ध। जैसे ये हुआ, मोहम्मद गोरी का पूरा कंट्रोल हो गया था दिल्ली पर, अजमेर पर, ठीक है ना। उसके बाद एक युद्ध और हुआ था, तो भारत पूर्व आधे आधे भारत पर, मतलब दिल्ली पर कंट्रोल किसका हो गया था? मोहम्मद गोरी का हो गया था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान मरा इस युद्ध में, उसके बाद फिर मुगलों का आधिपत्य शुरू हो गया था। मुगल आ गए थे उसी समय हमारे भारत में, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान हारा 1192 में जैसे ही हारा, उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गोरी आ गया। तो मोहम्मद गोरी के नाम से मोहम्मद गोरी का अपना एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस भाई साहब को गद्दी पर बैठाया और 1206 से ये भाई साहब गद्दी पर बैठता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। यहीं से मुगल काल शुरू हो जाता है। मुगल काल भी नहीं कह सकते, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। यही वो काल था जब हमारे देश में मुस्लिमों को भारत पर शासन करने का अधिकार मिला। यही काल था 1192 में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मारा गया, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने खुद शासन करने की बजाय अपने गुलाम को बैठाया। गुलाम का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बनकर बैठा। तो 1206 में गद्दी पर बैठता है, और जैसी गद्दी पर बैठता है तो उस शासन को बोलता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मुस्लिमों का पहला शासन दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो जाता है मोहम्मद गोरी के नाम पर, पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मेरी वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, आपको 2 बार में बिल्कुल वीडियो क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूं और ये पूरी वीडियो किस लिए थी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इंतजार करिए हमारी नई वीडियो का, और जय हिंद।